हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों से कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस के बाद में किसी भी सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके कंप्लीट सिलेबस के लिए वीडियो लेक्चर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी। मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर नहीं करवाता, बल्कि हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं आपको कुछ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी। सो आप लोगों को कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सॉल्व। इसके पहले हम लोगों ने जो है अपना मेजर ऑफ कोरिलेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आई गेस आप लोगों को वो चीजें क्लियर भी है। नाउ बात आती है इंडेक्स नंबर्स की। सो इंडेक्स नंबर, आई होप सो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि आपके जो चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग जो ये क्वेश्चंस देखेंगे इसमें आपके पास में जो है सारी ही कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि एक हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, सब्जेक्टिव जो पेपर आता है उसमें हमारे पास में जब वेरियस डिविजन आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन हम क्या बोलेंगे 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस बेसिस पर जो है पूरे हमारे क्या होते हैं डिवीजन किए हुए रहते हैं। सेम उसी वे में हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर वेरियस क्या है, हमारे डिविजन्स हैं। अब सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको एक लाइन या एक वर्ड में जो है आंसर करना होता है, राइट। आपको बहुत बड़ा आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये मेनली कुछ जो है 1 मार्क्स इनका जो है हम क्या बोलेंगे वेटेज होता है, ठीक। क्वेश्चन देखें, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में जो है उनके प्रॉपर जो है आपको पूरा जो एक चैप्टर है वो प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इंडेक्स नंबर्स। नाउ सबसे जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, राइट। सो व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है, ये वो डिवाइसेस है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है, ठीक है, जो वेरियस वेरिएबल्स है उनमें कितना चेंज है, उनमें कितना चेंज हो रहा है, उनके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है, इसे मेजर करता है क्या, इसे मेजर करता है इंडेक्स नंबर। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर आपको क्या बताता है, कितना चेंज है, ठीक है। आई बात समझ में, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, ये आपको बताता है कितना चेंज हो रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज है, कितना जो है प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कितने थे, इस ईयर में कितने हैं, ये जो चेंज है ये कौन बताता है हमें, इंडेक्स नंबर बताता है। हम इसे इंडेक्स नंबर की हेल्प से जो है फाइंड आउट कर पाते हैं। Alright, so index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables. ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। What symbol is used for base year prices? बेस ईयर प्राइजेस को डिनोट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, सो द सिंबल वुड बी P0, राइट। आप लिखते हो P1 फॉर करेंट ईयर एंड P0 फॉर योर बेस ईयर, ठीक है।
तो इससे क्या समझ में आया कि अगर 0 है तो वो बेस ईयर की बात कर रहे हैं हम। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम Q0 की बात करें तो क्योंकि ये 0 है इसलिए हमें समझ में आया कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और Q1 अगर हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी करेंट ईयर की क्वांटिटी। ऑलराइट, सो आई गेस ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि आप बेस ईयर को कैसे डिनोट करते हो, आप करेंट ईयर को कैसे डिनोट करते हो, ठीक है। सो P0 इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर बेस ईयर प्राइस। अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समझने लायक भी कुछ नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द मेजर ग्रुप्स फॉर होम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। क्या करना है हमें, मेजर ग्रुप्स बताने हैं जिनके लिए जो है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इंडिया में। मतलब कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है किसके लिए जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनका जो है मेन यूज कौन करता है। सो द मेजर ग्रुप्स फॉर विच CPI numbers are constructed are enumerated below: the industrial workers, the urban non-manual workers, the agricultural laborers। ठीक है, देखो ये सब कुछ जो है ना स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर जो है ना अपना जो पूरा कोर्स है उसे कंप्लीट करो, अपना जो एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है उसे कंप्लीट करना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आपको जो है बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, या हम ये बोलें कि मैं एक एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा जो है आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी, बिकॉज हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बस उन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा जो है स्पीड में चलेंगे, ठीक है। एंड द थिंग इज कि मैं ये सारी चीज़ें जो हूँ मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल में, इसलिए मैं एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जाऊँगी भी, लेकिन जो चीज़ें एकदम जो है सीधी सीधी है कि भाई इसका आंसर तो यही होगा और इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, तो वो सीधी सीधी मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो CPI जो है, CPI को आपका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। CPI क्या होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कब कलेक्ट किया जाता है, उसे कौन यूज करता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये कुछ जो इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं, CPI हो गया, IIP हो गया, WPI हो गया, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, सो द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, द अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स एंड द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये लोग यूज करते हैं CPI को काफी, ठीक है। मतलब कि ये लोग जो है जो CPI है वो इन ग्रुप्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल रहा है कि इतना जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी डिसाइड की जाती है, इनके वेजेस डिसाइड किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो है इन जो है ये वर्कर्स के यूज में आता है, या हम बोलेंगे कि ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जिनके लिए जो है CPI को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, बिकॉज एक वर्कर को करेक्ट वेजेस मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर कोई काम कर रहा है तो सिंपल सी चीज है कि उसकी इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि उसकी जो है सस्टेनेबिलिटी हो सके, वो प्रॉपरली अर्न जो कर रहा है, या हम बोलें कि वो जितनी अर्न कर रहा है वो जो है प्रॉपरली उसकी जो नीड्स है वो पूरी हो सके, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन्ड रह सके, इसलिए जो है ये CPI की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स से क्या हमें समझ में आता है, WPI का क्या मतलब है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स विच आर ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये मेजर करता है द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स विच आर ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट्स, ठीक है। होलसेल मार्केट्स में जो गुड्स ट्रेड किए जाते हैं, दैट मीन्स होलसेल मार्केट हम लोग जिसमें ट्रेड करते हैं, दैट इज अ रिटेल मार्केट। हम लोग एक रिटेलर के पास में जाके गुड्स खरीदते हैं। होलसेलर कौन है, होलसेलर बेसिकली कौन है स्टूडेंट्स, देखो एक फर्म है, ठीक है, दिस इज अ फर्म, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसने गुड्स बनाए और इसने जो है लॉट्स में, ठीक है, इसने वेरियस बड़े बड़े लॉट्स में क्या किया है, एक होलसेलर को अपने गुड्स दे दिए,
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, या ये एक हम बोल सकते हैं चेन है। फर्म्स जो है वो एक एक छोटे छोटे रिटेलर के पास में जाकर उन्हें इतना नहीं सेल करेगी। फर्म्स क्या करेगी, लॉट में एक साथ में जो है बहुत सारे गुड्स जो है, बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो होलसेलर को दे देती है, और फिर होलसेलर जो है ये वेरियस रिटेलर्स को जो है क्या करता है, वेरियस रिटेलर्स को ये जो गुड्स हैं ये सेल करते हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी चेन हो गई। तो यहाँ पर जो है गुड्स एक साथ में आते हैं, तो जब होलसेल मार्केट में, या हम बोलें कि जब गुड्स होलसेलर के पास में आते हैं तो जितनी भी उसकी एमआरपी होती है उससे कम प्राइस पर होलसेलर के पास में आते हैं। जैसे कि मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट है, वो है आपके 20 रुपीज का, उसकी एमआरपी 20 रुपीज की है। अभी ये चीज तो आप लोगों को अब बहुत अच्छे से पता ही है कि इस 20 रुपीज में फर्म का प्रॉफिट भी है, सारे जो इसमें रॉ मटेरियल्स लगे वो भी है, जो टैक्सेस लगे वो भी इंक्लूडेड है, उसके बाद में ये होलसेलर का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वो भी इसी में इंक्लूडेड है, फिर ये रिटेलर्स का जो प्रॉफिट है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, राइट। सो दैट मीन्स कि जो 20 रुपीज का बिस्किट है इसको सेल कर कर हर एक जो हमारी यूनिट है उसे अपना अपना शेयर मिल रहा है। ठीक, अब मान लो कि फर्म ने जो है ये जो बिस्किट बनाया था, उस बिस्किट को बनाने में इस फर्म को 10 रुपीज लगे। ऑलराइट, 10 रुपीज जो है इस फर्म को खर्चा लगा था, तो वो इसलिए 10 तो उसमें से हो गया। उसके बाद में इस फर्म ने बोला कि मैं 2 रुपीज का क्या रखूंगा भाई, प्रॉफिट रखूंगा। ऑलराइट, तो 2 रुपए का पर प्रॉफिट रख रहा है वो पर पैकेट ऑफ बिस्किट पर। सो यहाँ पर 2 रुपीज का क्या रखा गया, जो है आपका प्रॉफिट रखा गया। सो दैट मीन्स एक होलसेलर के पास में ये कितने रुपीज में आया, 12 रुपीज में आया। होलसेलर ने जो है इसे 12 रुपीज पे किए। अब होलसेलर ने बोला कि मैं भी 2 रुपए का क्या रखूंगा, प्रॉफिट रखूंगा, या मैं 3 रुपए का प्रॉफिट रखूंगा। ठीक, या फिर चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग गई, ऐसा कर कुरा के जो है ये होलसेलर के पास में 13 रुपीज का आ गया। अब होलसेलर ने बोला मैं 3 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट रखूंगा, इसने यहाँ पर 3 रुपीज का प्रॉफिट रखा, और इसने आगे जो सेल किया वो 16 रुपीज पर सेल किया। ठीक, 16 रुपीज पर किसको दिया, रिटेलर्स को दिया, और रिटेलर्स जो हैं वो हमें कितने पर दे रहे हैं, 20 रुपीज पर। रिटेलर्स को इसमें 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस वे में हर एक पर्सन के पास में क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बचा है, और जो भी कॉस्ट वगैरह लगे वो सारे हम लोग ही पे करते हैं। तो अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये जो होलसेल मार्केट में जो प्राइजेस आए हैं, ओके, होलसेल मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है उन प्राइजेस के चेंज में, जब उन प्राइजेस के चेंज को जब हम मेजर करते हैं तो वो होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब हम 20 रुपीज नहीं लेकर हम कितना ले रहे हैं, 13 रुपीज ले रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, सो आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स व्हिच आर ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेफरेंस ईयर इज द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंपैरिजन इज मेड, इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बेस ईयर। ठीक है, जो रेफरेंस ईयर है वो बेस ईयर होता है, लेकिन हमने बोला है कॉमनली रेफर्ड, मतलब कि हम लोग जो है यूजुअली रेफरेंस ईयर जो है वो बेस ईयर ही मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बेस ईयर ही हो। इसलिए ये नहीं बोला हमने कि रेफरेंस ईयर इज द बेस ईयर, हमने क्या बोला, इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बेस ईयर। और बाकी रेफरेंस ईयर क्या है, रेफरेंस ईयर इज द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंपैरिजंस आर मेड। ठीक है, जिस बेसिस पर कंपैरिजंस किए जाते हैं उसे हम रेफरेंस ईयर कहते हैं। जैसे कि मैं कोई भी कंपैरिजन कर रही हूं टेकिंग 2021 एज द रेफरेंस ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2021 के बेसिस पर जो है कंपैरिजन कर रही हूँ। ऑलराइट, मैं वही बोल दूं कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ 2011 के बेसिस पर या 2014-15 के बेसिस पर, अज्यूम कर लो 2014-15 इज आवर बेस ईयर, तो वो क्या हो गया, वो हमारा रेफरेंस ईयर भी और वो हमारा बेस ईयर भी है। यूजुअली ये जो आपके रेफरेंस ईयर होते हैं ये बेस ईयर ही होते हैं, बिकॉज ये जो कंपैरिजन किया जाता है ये मोस्टली हम लोग जो है बेस ईयर के बेसिस पर
ही करते हैं, ठीक है। सो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आता है हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेसिकली आपके क्या है, वेरी शॉर्ट से थोड़े से जो है आपको ज्यादा इलेबोरेटेड वे में लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आपको थोड़ा डिटेल्ड भी लिखना होता है आपका आंसर, और थोड़ा प्रिसाइज भी लिखना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डिटेल में गए तो आपने पूरी कहानियां बना दी, ये चीज नहीं करनी है। और ना ही ये करना है कि आप एक लाइन में आंसर कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो है 30 to 40 वर्ड्स हो जाने चाहिए, ठीक है। 30 वर्ड्स भी काफी हैं, उतने में भी जो है आपका इजीली हम बोलेंगे कि शॉर्ट आंसर इतने में कवर हो सकता है। ऑलराइट, तो अब शॉर्ट आंसर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन हमारा, गिव द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। हमें किसके लिमिटेशंस बताने हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है इसके जो लिमिटेशंस है हमें वो एक्सप्रेस करने या वो हमें बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है आपको लैक्यूनास दिख रहे हैं, या कहाँ कहाँ पर जो है ये आपके जो सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो जो है उसके लिमिटेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्दो कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज क्वाइट सिंपल व्हाइल यूजिंग दिस मेथड येट इट इज नॉट ऑर्डिनरली यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। बिल्कुल सही बात है, इसका जो कंप्यूटेशन है वो तो ईजी है। हम लोगों ने इसका जो है पूरा कंप्यूटेशन सीखा है, हमने जो है क्या इसकी जो पूरी एनालिसिस है वो देखी है कि भाई इसको कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हम बोलेंगे कि सबसे इजीएस्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। तो इजी होने के बावजूद जो है आपका ये जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम बता रहे हैं, मतलब कि वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो है वो आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये कहीं लैक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कहां पर लैक कर रहा है इस चीज को हमें बताना होगा, इस चीज को हमें शो करना होगा, है ना। तो बस वही यहाँ पर हमारे लिमिटेशंस बन जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला आता है, ऑल आइटम्स आर गिवन इक्वल वेटेज। सारे आइटम्स क्या है, इक्वल वेटेज जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे आइटम्स जो है इक्वल वेटेज जो है रखते हो। मेरे लिए हो सकता है कि ये पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस बोर्ड। ओके, सिंपल सा बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल है कि मेरे लिए हो सकता है कि ये पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस बोर्ड। लेकिन अगर मैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करूं तो मैं दोनों को इक्वल वेटेज ही दूंगी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो पेन ज्यादा है ना, तो मुझे पेन को ज्यादा वेटेज देना चाहिए था, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। ये एक अनवेटेड जो है हमारा क्या है, मेथड है। एंड यहाँ पर वही हमने बोला कि सारे ही आइटम्स को जो है इक्वल वेटेज दिया जाता है, ठीक। This measure of index number is influenced by the items which are highly priced, ठीक है। ये जो मेजर है इंडेक्स नंबर का वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, उन आइटम से जो कि हाईली प्राइस्ड है। दैट मीन्स कि अगर जिन चीजों का प्राइस हाई है तो आपका जो ये इंडेक्स नंबर है वो भी थोड़ा जो है हमें हाई देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उन एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से मीन की जो वैल्यू है वो आपके एक एवरेज के पास ना आके, मतलब कि एक मिडिल वैल्यू ना आकर उन एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस हो जाती है। सेम वे में जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ये एक्सट्रीम वैल्यू से जो है, दैट मीन्स जो हाई प्राइजेस है उनसे इन्फ्लुएंस होता है। और अगर मान लो कि सिर्फ एक ही आइटम, आपका जो पूरा ग्रुप है उसमें अगर एक ही आइटम जो है उसका बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस है, बाकी के जितने भी आइटम्स हैं उनके लो प्राइस है, ठीक है, स्टिल आपका जो इंडेक्स नंबर है वो आपको उन लो प्राइस से काफी अबव दिखेगा बिकॉज ऑफ वन हाई प्राइस। तो ये जो हाई प्राइसेस होते हैं इनकी वजह से आपके जो इंडेक्स नंबर है, मतलब कि ये जो हाई प्राइसेस होते हैं इनकी वजह से आपका जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कंप्यूट किया गया इंडेक्स नंबर है वो इन्फ्लुएंस्ड, या हम बोलेंगे कि वो अलग आता है, वो एकदम एक्यूरेट हम उसे नहीं बोल सकते हैं।
दिस मेथड इज अफेक्टेड विद द चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेथड है ये किससे अफेक्ट होता है? चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसमें चेंज की वजह से आपका ये जो है आपका जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है इसमें भी आपको जो है चेंज देखने को मिलता है। हम बोले कि इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग हैं तो आप उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, आपके जो है सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने चाहिए, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड व्हेन प्राइस ऑफ व्हीट इज एक्सप्रेस्ड इन पर केजी विद अ डिफरेंट will be different from the index number computed when the price of wheat is expressed in पर क्विंटल, ठीक है। वही सेम व्हीट, उतना ही सेम क्वांटिटी, बट जब केजीज में किया तो दूसरा आएगा आपका, और जब आप क्विंटल्स में कर रहे हो उसे तो आपका इंडेक्स नंबर दूसरा आएगा, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गई ये चीजें, जो लिमिटेशंस है आपके सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के। आई गेस ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर बताना है, और स्पेशली अगर हम बोलें तो इकोनॉमिक्स में क्या यूजेस हैं आपके इंडेक्स नंबर के, वो हमें बताने हैं। तो आंसर्स देख लें। इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर दैट इज वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इंडेक्स नंबर किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? परचेजिंग पावर को मेजर करने में। यूजुअली हमारे जो इंडेक्स नंबर है वो हमें वेरियस चेंजेस बताते हैं, तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से पता चल रहा है कि भाई क्या जो है प्राइजेस हैं, वेरियस कमोडिटीज के प्राइजेस में कितने चेंजेस वगैरह हैं। उसके अलावा एक पर्सन की क्या वेजेस वगैरह है, सैलरी है, तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी होगी, ठीक है। तो वो चीज हमें पता चलती है थ्रू इंडेक्स नंबर। Then these numbers are used to measure the level of economic activities like import, export, production, population, etc. ठीक है। ये जो है ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें जो वेरियस इकोनॉमिक मेजर्स हैं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनके फिगर्स हमें समझ में आते हैं। लाइक इम्पोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्शन, पॉपुलेशन कितनी है, सारी चीजें, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है, एक कुछ भी हम बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। देन दीज नंबर्स आर हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन नोइंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑन एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑन, उसका कुछ भी हम बोल दें कि जो है एक्सपोर्ट, ठीक है। हाँ, कि एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसका इफेक्ट कितना हो रहा है एक्सपोर्ट पर, उससे हमें समझ में आया। जैसे कि ये जो नंबर्स हैं हमें क्या बता रहे हैं? वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है कि हमने बोला कि भाई आपका जो एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसके थ्रू जो है ये बोला जा रहा है कि जो टैक्सेस हैं वो कुछ कम कर दिए गए, ज्यादा कर दिए गए, तो उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट पर क्या उसका इफेक्ट हुआ है वो हमें समझ में आ सकता है। बिकॉज हमारे पास में सारे ईयर्स के डेटा है, हर एक हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो है आपके पास में डेटा अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो इसलिए जो है ये जो वेरियस जो पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनके इम्प्लीमेंटेशन से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो हमें समझ में आता है, ठीक है। सो ये कुछ हमारे क्या हो गए? 3 यूजेस हो गए हैं इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर बेसिकली आपको जो है वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस को मेजर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यूजेस निकल के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो डेटा कलेक्शन किया जाता है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा जो है एलैबोरेटेड मैनर में नहीं जाना है, ब्रीफ में जो है हमें ये पूरी जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करनी है। तो इसका आंसर देखें। सो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड एवरी मंथ टू कंप्यूट रूरल एंड अर्बन सीपीआई इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। ये कुछ वेज हैं जिनमें जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है टू मेजर दी या टू कंप्यूट दी सीपीआई। सो फॉर सीपीआई, रूरल सीपीआई की अगर बात करें तो 2 विलेजेस आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंटली डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम 1181 villages. Number of items for price data collection is identified through the market survey and it is around 225.
प्राइस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड शॉप्स इन द विलेजेस एवरी मंथ बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो देखो रूरल एरिया में कैसे जो है आपका सीपीआई कलेक्ट किया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से दो दो विलेजेस को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ विलेजेस होता है, लेकिन कोई भी जो है दो विलेजेस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर हम टोटल बात करें तो ऐसे जो दो दो विलेजेस हैं इन्हें मिलाकर 1181 विलेजेस बनते हैं। अब ये जो दो दो विलेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद में क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं जिनका हम लोग प्राइस देखेंगे या जिनके जो है प्राइस के बेसिस पर हम लोग इसका कलेक्शन कर रहे हैं, सीपीआई निकाल रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि हम जो है ये वाले जो अपने आइटम्स है वो लेंगे। अगर हम करेंटली बात करें तो समथिंग अराउंड 225 जो आइटम्स हैं वो लिए जाते हैं टू कलेक्ट दी सीपीआई। ठीक है, तो 225 जो आइटम्स हैं उनके बेसिस पर उनके प्राइजेस जो हैं वो लिए जाते हैं, वो देखे जाते हैं कि क्या प्राइजेस हैं। ठीक है, फिर प्राइस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड शॉप्स इन द विलेजेस एवरी मंथ बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो हर महीने क्या करते हैं, जो शॉप्स हैं उनसे ये डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे जो है प्राइजेस कलेक्ट करते हैं कि आप किस प्राइजेस पर जो है ये सेल कर रहे हो। ये हो गया हमारा रूरल जो है एरियाज है वहां पर कैसे कलेक्शन किया जाता है उसका जो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में फॉर सीपीआई अर्बन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 9 लाख। ठीक है, सीपीआई जब हम अर्बन एरिया की बात करें तो ये कहां से कलेक्ट किया जाता है, सारी सिटीज से कलेक्ट किया जाता है जिसमें पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 9 लाख है। ठीक है, प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड सिटीज इज 310। जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड सिटीज है वो कितनी है, 310 है। नंबर ऑफ आइटम्स फॉर प्राइस डेटा कलेक्शन इज आइडेंटिफाइड थ्रू द मार्केट सर्वे एंड इट इज अराउंड 250। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स है ये 250 है और रूरल एरियाज में ये किसके अराउंड है, 225 के अराउंड होते हैं। ठीक है, फिर से जो जैसे कि रूरल एरियाज में देखा वही सेम प्रोसेस जो है आपका अर्बन एरियाज में भी आ जाएगा। ईच सिलेक्टेड मार्केट इज विजिटेड एवरी मंथ फॉर प्राइस डेटा कलेक्शन फ्रॉम शॉप्स एंड आउटलेट्स। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड मार्केट है ये विजिट किया जाता है एवरी मंथ जो है प्राइस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस वे से जो है आपका अर्बन और रूरल एरिया में जो सीपीआई है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर 4.75 लाख प्राइस डेटा रिकॉर्ड्स कलेक्टेड फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज are uploaded per month to the web portal of National Informatics Center, which is formal data collection arm of NSSO, that is National Sample Survey Organization। ठीक है, ये जो पूरा जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये पूरा डेटा जो है ये हर मंथ अपलोड किया जाता है एक वेब पोर्टल पर। किसके वेब पोर्टल पर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर, जो कि क्या है, एक फॉर्मल डेटा कलेक्शन आर्म है किसका, एनएसएसओ का। ऑल राइट, सो एकदम इजी था कि कैसे हम लोग जो है सीपीआई का डेटा कलेक्ट करते हैं। आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब आते हैं हमारे पास में कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन है Mr. Ashok was getting rupees 400 in the base year and rupees 800 in the current year। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो मिस्टर अशोक हैं उन्हें 400 रुपीज जो है बेस ईयर में उन्हें मिल रहे थे और अगर हम करेंट ईयर की बात करें तो उन्हें 800 रुपीज मिलते हैं। इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रुपीज 350, then what extra amount is required for maintaining the earlier standard of living। अगर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अगर रुपीज 350 है तो अब हमें ये बताना है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए वही सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। जो पहले हुआ करता था जब उसे 400 रुपीज मिलते थे तब उस टाइम पर जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए कितना जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मिस्टर अशोक को मिलना चाहिए ये हमें बताना है। सो फॉर फॉर्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अशोक शुड गेट
क्या अशोक को मिलना चाहिए? सैलरी इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय सीपीआई डिवाइडेड बाय 100। इस वे से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, इस वे से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में एक पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए अगर ये पर्टिकुलर आपका सीपीआई है, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितनी जो है सैलरी रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या लिया है, बेस ईयर के जो है सैलरी ली है, सीपीआई लिया है, कितना है 350 है, और उसको डिवाइड करेंगे 100 से। So that is 400 multiplied by 350 divided by 100, यह आया आपका 1400। तो मतलब कि 1400 रुपीज जो है वो मिस्टर अशोक को मिलने चाहिए ताकि वो जो है अपना जो इनिशियल वाला जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करके रख सके, ठीक है। लेकिन मिस्टर अशोक को मिल कितने रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज मिल रहे हैं। तो कितना अमाउंट और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए हमसे ये पूछा गया है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट 1400 माइनस 800 दैट इज 600 जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिस्टर अशोक को मिलना चाहिए। सो देयरफॉर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इक्वल टू 1400 माइनस 800 इज इक्वल्स टू ₹600। ठीक है, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को ये चीज, कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है। अगर हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालना है, हमने क्या कर दिया, पुरानी वाली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जो आपका सीपीआई है और उसको डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपका जो एक करेंटली कितना जो है करेंटली कितना अमाउंट मिलना चाहिए वो चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। What do you understand by absolute change, relative change and net change? क्या समझ में आता है हमें एब्सोल्यूट चेंज से, रिलेटिव चेंज से और नेट चेंज से, ये हमें बताना है। अब एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बताएं। सो एब्सोल्यूट चेंज इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस इन करेंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। मान लो बेस ईयर, जैसे कि यहीं पर ही एग्जांपल ले लो कि प्राइस ऑफ शुगर इन 2010 was ₹15 per kg and 2016 is 42 per kg. So absolute change is 27 per kg, that is 42 minus 15 हमने किया है, ठीक है। So absolute change क्या हो गया, जो एक्चुअल डिफरेंस है करेंट ईयर और बेस ईयर के प्राइजेस के बीच में, वो आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज। वही हम रिलेटिव चेंज की बात करें तो ये क्या होता है, इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इन द करेंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर, ठीक है। रिलेटिव चेंज क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज बताते हैं हम। जब हम रिलेटिव चेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। जैसे कि एब्सोल्यूट चेंज में देखें तो इसका जो चेंज हमने बताया वो किस वे में बताया, 27 रुपीज पर केजी विथ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम बता रहे हैं कि देखो पर केजी में इतना चेंज है। लेकिन जब आप रिलेटिव चेंज में बताओगे तो देखो इस वे से आएगा 180% का चेंज हुआ है। हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कुछ नहीं करना होता है जब हम रिलेटिव की बात करते हैं। ये चीज हम लोगों ने अपने मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी पढ़ी है कि हम जो है कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स निकालते हैं, कुछ रिलेटिव मेजर्स निकालते हैं। तो जब हम लोग रिलेटिव मेजर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम पर हम जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसे कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। सो दैट इज द सेम थिंग कि वहां पर जो रिलेटिव का मतलब हमने समझा है, वही रिलेटिव का मतलब यहाँ पर भी है कि रिलेटिव चेंज जो है वो आपको एक परसेंटेज चेंज बताता है, ठीक है। वो आपको जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसमें चेंज नहीं बताएगा, वो आपको एक परसेंटेज में चेंज बताएगा। देखो कि इतना परसेंट का जो है ना चेंज हुआ है, ठीक है। सो रिलेटिव चेंज इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द करेंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। In case of the example discussed above, the relative change in the price of sugar will be 180%, which is computed with the help of given formula, ठीक है। क्या फॉर्मूला है अब वो हम देखें तो ये हम लोग जो है अपना फॉर्मूला यूज करते हैं रिलेटिव चेंज में, दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना निकला था 27, जो कि हमने अपना एब्सोल्यूट मेजर में बताया ही था। तो ये 27 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका 180%। अगर मान लो ये चीज नेगेटिव में आती
तो दैट मीन्स हम बोल देते कि आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं कि फॉर द प्राइस ऑफ द शुगर वॉज 15, 2010 में 15 थी, 2016 में 42 रुपीज की हो गई, प्राइस बढ़ा है, इसलिए आपका जो रिलेटिव मेजर है ये क्या आया है, ये आपका पॉजिटिव आया है। अगर आपका जो है एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स ये चेंज इन प्राइस नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो रिलेटिव में चेंज है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव का साइन आएगा तो उससे हम क्या समझेंगे, उससे हम समझेंगे कि प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये चीज। फिर आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज नेट चेंज। ठीक है, नेट कितना चेंज हुआ है। सो नेट चेंज इज द एवरेज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस of goods or services in the current year as compared to the base year। ठीक है, ये क्या है, नेट चेंज क्या बता रहा है, एवरेज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करेंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। ये अब हमें जो है एवरेज बताता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट इज प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 180%। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस बाय 40%। सो ऑन एंड होल द नेट चेंज इन प्राइसेस इज 110%। ठीक है, देखो नेट चेंज में बेसिकली आपके पास में क्या है, जो भी वेरियस आपके पास में कमोडिटीज है उन सब में कितना कितना चेंज हुआ है, उन सब का हम एवरेज निकाल देते हैं, तो वो होता है हमारा नेट चेंज। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि ऑन एन एवरेज आपके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कितना चेंज हो रहा है। सो दैट इज, ये हो गया आपका 180 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 220। तो 220 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 110। तो आपका नेट चेंज कितना आ गया, आपका नेट चेंज आ गया 110%। ठीक, आई गेस अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। एब्सोल्यूट चेंज, रिलेटिव चेंज एंड नेट चेंज, आई गेस ये तीनों ही जो आपके डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक, फिर आगे चले नेक्स्ट पर। एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स है किसके, इंडेक्स नंबर के, ये हमें करने एक्सप्लेन। चलो कर देते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर एज फॉलोज। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें जो है आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। लॉन्ग आंसर है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो है नेम लिख दिए कि भाई ये होते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो अब जो फर्स्ट वाला आया है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। ये क्या है, इंडेक्स नंबर बेसिकली आपका एवरेज है, बट इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। All right, so index numbers are specialized averages as they are helpful in computing combined averages of goods and services expressed in different units। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर जो है वो स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है। क्यों स्पेशलाइज्ड है, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये स्पेशलाइज्ड है, एवरेज तो एवरेज है जो कि हमने अपना मीन मीडियन मोड भी पढ़ा है, लेकिन इंडेक्स नंबर को हम स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं, एज दे आर हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग कंबाइंड एवरेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड है, कोई हम बोल रहे हैं लीटर्स में, ठीक है, कोई बोल रहे हैं हम केजीज में है, तो ये जो वेरियस यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड है उन सभी का जो है एवरेज आपको बता दिया जाता है थ्रू इंडेक्स नंबर्स, राइट। इसलिए ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये हेल्पफुल है ऐसे गुड्स या और सर्विसेज का जो है कंबाइंड एवरेज निकालने में। Unlike the measures of central tendency which can compute averages of variables expressed in one unit only, index number can measure the averages of variables with diverse units। ठीक है, तो जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है लाइक मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपके जो है तभी यूजफुल होते हैं जब आपके जो सारे वेरिएबल्स हैं वो सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हो। बट जब हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर की तो ये उस टाइम पर भी यूज देते हैं या यूजफुल रहते हैं जब आपके जो वेरियबल्स है वो डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड हो। ठीक है,
सो दीज आर व्हाट स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। अब उसके बाद में आता है मेजर ऑफ द रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। ये क्या है आपके जो इंडेक्स नंबर है, दे मेजर द रिलेटिव चेंज, ठीक है, वो रिलेटिव चेंज बताते हैं हमें। सो इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी। Because of this, index numbers are expressed in terms of percentages which are independent of the units of measurement, ठीक है। ये अभी हम लोग रिलेटिव चेंज पढ़कर आए, उसमें मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपके ये रिलेटिव मेजर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो बस वही चीज यहाँ पर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है कि जो आपके इंडेक्स नंबर है दे मेजर्स दी रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। ये जो है आपके रिलेटिव चेंजेस को मेजर करते हैं, ऑलराइट, बिना यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कंसिडर किए। परसेंटेजेस में जो है हमें जो है वेरियस वेरिएबल्स में कितना चेंज हो रहा है ये पता चल जाता है, ठीक। सो ये आ जाता है आपके मेजर दी रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेजर दी नेट चेंजेस। नेट चेंजेस भी अभी पढ़कर आए, वही चीज आपके यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, दैट इज जो आपके इंडेक्स नंबर है वो नेट चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि आपने सबके रिलेटिव चेंजेस निकाल दिए, उसके बाद में अगर आपको सारे गुड्स का एक साथ में ऑन एन एवरेज देखना हो कि कितना प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है या कितना प्राइस में चेंज हुआ है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर गुड या एक ही कमोडिटी में आप देख सकते हो कि उसका प्रीवियस प्राइस क्या था, आज का प्राइस क्या है। आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से सारे जो ग्रुप ऑफ आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें प्राइसेस में कितने चेंज है इस चीज को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर्स मेजर नेट चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। दे डिस्क्राइब नेट चेंज इन अ सिंगल नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या कर रहा है, नेट चेंज डिस्क्राइब करता है एक सिंगल नंबर में, सारे जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है उनका बता देगा। दिस फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर इंडेक्स नंबर्स। तो ये किस चीज में हमें हेल्प करता है, 2 या 2 से ज्यादा इंडेक्स नंबर में जो आपका कंपैरिजन है इसे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आता है आपका मेजर द चेंज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। जो आपके इंडेक्स नंबर है ये मेजर करते हैं चेंज को दैट इज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, जिनमें डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता उनके चेंज को भी जो है इंडेक्स नंबर जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर्स आर मेंट टू स्टडी द चेंजेस इन द इफेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। For example, changes in the business activity in a country are not capable of direct measurement, but it is possible to study relative change in the business activity with the help of index number. अब बिजनेस एक्टिविटी कैसी हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, इस चीज को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी उस बिजनेस एक्टिविटी का आउटपुट है उससे तो आप मेजर कर सकते हो ना कि भाई क्या चल रहा है आपके एक बिजनेस बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस वे से जो है आप मतलब कि जो इंडेक्स नंबर है वो उन चीजों में भी जो है चेंजेस को मेजर कर पाता है जो कि डायरेक्टली मेजरमेंट के केपेबल ना हो। जैसे कि ये हमने बताया बिजनेस एक्टिविटी कि क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो उसका जो भी एक आउटपुट है उसकी हेल्प से हम बता देते हैं, ऑलराइट। तो आई गेस क्लियर है ये चीज भी अब आप लोगों को। तो ये थे क्या हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आई गेस कि अब ये अच्छे से क्लियर है कि इंडेक्स नंबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारे पास में एक केस स्टडी आती है। केस स्टडी में बेसिकली हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, केस स्टडी में हम लोग जो है इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, पूरे केस को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इसके फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे उन्हें करेंगे हम लोग इसके हेल्प से आंसर। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, वो ये है कि अनलाइक योर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि अनसीन पैसेजेस आते हैं और फिर उन अनसीन पैसेजेस के बेसिस पर आपसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको उन अनसीन पैसेजेस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनमें जो हमारे पास में केस स्टडीज आती है इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है जरूरी नहीं है कि उन क्वेश्चंस का आंसर आपके इस पैसेज में गिवन हो, ठीक है, ये चीज कंपलसरी नहीं होती है।
तो फिर हम आंसर कहाँ से देंगे? तो स्टूडेंट्स, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके सिलेबस का है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस का नहीं होगा। तो जब वो चीज सिलेबस की है तो दैट सिंपली मीन्स कि आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप उस चीज को पढ़ चुके हो अच्छे से, ठीक है, तभी वो आपके सिलेबस में है, मतलब कि वो सिलेबस में है तभी आपने उसे पढ़ा है। तो जब आपके सिलेबस की कोई भी एक चीज और उसे आप पढ़ चुके हो तो दैट मीन्स आपसे अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपके सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, आपके सिलेबस से ही पूछा जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके इस केस स्टडी से पूछा जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब वैसे तो अभी मैं एट प्रेजेंट पहले पैसेज पढ़ रही हूँ, लेकिन जब ये केस स्टडी आपके क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आएगी तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ने होंगे और उसके बाद में पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। पहले पैसेज फिर क्वेश्चन नहीं। मैं पहले पैसेज इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी मैं अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाऊंगी तो वो चीज थोड़ी सी जो है टिपिकल हो जाएगी, मतलब कि मैं क्वेश्चन देखूंगी उसके साथ में उसके आंसर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी स्लाइड्स चेंज करनी पड़ेगी, एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले पैसेज पढ़ रही हूँ। लेकिन जब आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या है इसका पैसेज? We frequently see index numbers such as the consumer price index, that is CPI, in our daily life. Economists often use the index numbers to compute values measured at different points in time, ठीक है। हम लोग frequently इंडेक्स नंबर्स देखते हैं, जैसे कि आपका हो गया सीपीआई, आपकी डेली लाइफ में आप लोग ऐसी चीजें सुनते रहते हो। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यूजुअली जो है यूज करते हैं इंडेक्स नंबर्स को किस चीज के लिए? टू कंपेयर वैल्यूज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। ये कंपेयर करने के लिए, जो वेरियस डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेरियस वैल्यूज है उन्हें कंपेयर करने के लिए जो है इकोनॉमिस्ट इन इंडेक्स नंबर्स को करते हैं यूज। यूजिंग एन इंडेक्स कैन मेक क्विक कंपैरिजंस इजी, ठीक है। इंडेक्स को यूज करने से क्या होगा, जो कुछ क्विक कंपैरिजंस है ये इजी हो जाते हैं। द इंडेक्स नंबर्स हैव बिकम अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग बिजनेस एक्टिविटी चेंजेस, ठीक है। जो आपके इंडेक्स नंबर्स है ये एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैटिस्टिकल डिवाइस बन चुके हैं टू मेजर बिजनेस एक्टिविटी चेंजेस, ठीक है। A typical use of the index number technique in business is to summarize complex situation with single performance index so that a dashboard or report would have enough space to show all KPIs, ठीक है। क्या है भाई, जो एक टिपिकल यूज है इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर टेक्निक का बिजनेस में, वो क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उन्हें समराइज करना और जो है सिंगल परफॉर्मेंस या हम बोले कि बहुत ही कम नंबर्स में उस चीज को शो करना, ठीक है। इतना घुमा फिरा कर लिखा है, सीधी सीधी उसकी बात क्या है, सीधी सीधी बात है कि जो बहुत सारे फिगर्स है, जो बहुत सारे नंबर्स है, उन सबको समराइज करके एक नंबर में कन्वर्ट करना, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ताकि बाकी चीजों के लिए स्पेस बचे, जो की पॉइंट्स है उनके लिए स्पेस बचे, ठीक है। An index number is used to measure changes in the magnitude of a variable or group of variables regarding time, geographical location or other characteristics such as प्रोफेशन, ठीक है। क्या है, जो इंडेक्स नंबर है वो यूज किए जाते हैं टू मेजर चेंज इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर है वो यूज किए जा रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल में कितना चेंज है उस चीज को फाइंड आउट करने में, और वो जो चेंजेस है वो आपको वेरियस जो ये चेंजेस है ये डिफरेंट दिख सकते हैं, जैसे कि टाइम से रिलेटेड चेंज हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड चेंज हो सकता है, या फिर कोई और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोफेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडेक्स नंबर है वो आपको चेंजेस मेजर करने में करते हैं हेल्प, ठीक है। IT professionals who need to analyze economic business activities but have limited experience in statistics want to learn how to construct and interpret performance indexes. Index numbers are also not free from criticism as its base year and commodity selection requires a lot of attention and expert attention. ठीक है, तो आई गेस कि क्लियर हो गया कि पूरा जो हमने क्या क्या पढ़ा है अपने किसमें, इस पैसेज में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमने इंडेक्स नंबर के बारे में कुछ चीजें देखी। अब हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं फ्रॉम 12 to 17। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है चूज करनी है। इंडेक्स नंबर आर % एक्यूरेट। बी है आपका देयर इज नल पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस इन केस ऑफ इंडेक्स नंबर। सी है इंडेक्स नंबर इज बेस्ड अपॉन ऑल द आइटम्स गिवन इन द डेटा एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी सी, दैट इज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड अपॉन ऑल द आइटम्स गिवन इन दी डेटा। ठीक है, सारे जो डेटा में हमारे पास में जितने भी आइटम्स होते हैं सभी को लेकर जो है हम अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो यहां पर बोल दिया % एक्यूरेट, तो देखो % एक्यूरेट तो ना बहुत ही रेयर चीजें होती है, तो ये नहीं हो सकता आपका सही स्टेटमेंट। उसके बाद में हम यहाँ बोले नल पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, मतलब बायसनेस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल हो सकती है बायसनेस इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपका बी भी क्या है, गलत ऑप्शन है। और आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी वाली, दैट इज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड अपॉन ऑल द आइटम्स गिवन इन दी डेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए। इंडेक्स नंबर्स कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। इंडेक्स नंबर जो है वो इनमें से कौन सी फील्ड में यूज किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल एरियाज में, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएबल, चेंज इन टाइम पीरियड्स, एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इजी इसका आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे पैसेज में गिवन है, जो सेकेंड वाला पैराग्राफ था उसमें यहाँ पर एक लाइन गिवन थी, राइट, कि जो है इंडेक्स नंबर आपको जो है वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस को मेजर करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ही जो है उसमें इंक्लूडेड थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में, Which of the following problems come in the construction of index number? इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो कि इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में जो है आती है, या इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में हमें ये देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस हैं सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल आंसर होगा, क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बेस ईयर हमें क्या मानना है, इसका सिलेक्शन भी जो है एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अगर आपने करेक्ट बेस ईयर अज्यूम कर लिया, मान लिया तो सही है, लेकिन अगर आपका बेस ईयर गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा इंडेक्स नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी कमोडिटीज आपको लेनी है, तो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज जरूरी है, और उन कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटीज आपको लेनी है वो सिलेक्ट करना भी जो है एक, हम बोलेंगे कि ये सारी जो है एक ये प्रॉब्लम या इनका जो है हमें बहुत ही कीनली आंसर करना जरूरी होता है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है इसका असर्शन और रीजन। असर्शन गिवन है सिलेक्शन ऑफ इनकरेक्ट बेस लीड्स टू मिसलीडिंग कंक्लूजन। असर्शन में बोला जा रहा है कि अगर आप इनकरेक्ट बेस को सिलेक्ट करते हो, इनकरेक्ट बेस ईयर को सिलेक्ट करते हो, तो ये जो है आपको मिसलीडिंग कंक्लूजन्स पर लेकर जाता है। क्या ये चीज सही है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, यस दिस इज ट्रू, कि अगर आपका बेस ईयर इनकरेक्ट होगा तो उसकी वजह से जो है मिसलीडिंग कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद में रीजन है अ ईयर विथ हाई फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बेस ईयर। ऐसा ईयर जिसमें कि बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में, उसे हमें बेस ईयर कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्या ये ट्रू है, यस ये भी बिल्कुल ट्रू है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। भाई अगर जो आपका इनकरेक्ट बेस है वो सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस की वजह से नहीं आता, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि आपका जो बेस ईयर है आपको वो चीजें कंसिडर करनी हो, तो दैट मीन्स ये जो रीजन है ना, ये आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। Application of index number which is based on data related to different time period is known as time series data, temporal data, intertemporal data and all of these. जो एप्लीकेशन है इंडेक्स नंबर का किस पर, बेस्ड ऑन डेटा रिलेटेड टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, उसे हम क्या बोलते हैं। सो योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही जो हैं उसके नेम्स होते हैं जब हम टाइम पीरियड के बेसिस पर अपना जो है डेटा बताते हैं या अपना जो एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ये शो करते हैं। ठीक,
फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज द इंडेक्स नंबर टू डैश वैल्यूज measured at different point of time. To measure values measured at different point of time, to change values, to compare values, and D is all of the above या all of these. तो your correct answer would be A, that is measure. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं वेरियस जो है वैल्यूज को मेजर करने के लिए एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, और ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपना जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन वो कंप्लीट करते हैं। 12 से 17 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे केस स्टडी पर बेस्ड थे, जो कि हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब ये हमारा बेस ईयर पर जो है नहीं है, ठीक है, इसे हमें देखते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 फ्रॉम द गिवन डेटा बाय अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, दो मेथड की बोला गया है हमें, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक है आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसमें जो है हमें इस डेटा पर दैट इज कमोडिटी गिवन है, प्राइस गिवन है 2015 और प्राइस गिवन है 2010 पर, इसमें जो है हमें अपना इंडेक्स नंबर जो है ये करना है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट। अब इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या देख ले, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग अपना जो अपने जो फॉर्मूला है ये देखें। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है आपका ये समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ व्हाट इज P1, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर के हमें क्या करना है, सम अप कर लेना है और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको मिलेगा कि आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो है इंडेक्स पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा 2010 को हम P0 मानेंगे एंड 2015 को जो है हम P1 मानेंगे। ठीक, तो अब ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, इन सबको हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या आ गया, 65.5 आ गया। और ये जो प्राइस इन 2015 है दैट इज जो P1 है, ये सारी वैल्यूज भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, इन सबको आपने ऐड किया तो आपके पास में क्या आ गया, समीशन P1 दैट इज 87। ठीक, तो अब ये 87 और 65.5 जो है इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी हेल्प से जो अपना इंडेक्स नंबर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 87 डिवाइडेड बाय 65.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये 0.5 में दिक्कत हो रही है, 0.5 हटा दो, यहाँ पर जो है 10 का मल्टीप्लीकेशन और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसे सॉल्व कर दो। इसको जब आप पूरा कैंसिल आउट और सिंप्लीफाई कर दोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 132.8। ये क्या बना, ये बना हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की हेल्प से जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो निकला है। इसके अलावा और क्या बोला गया है, इसके अलावा हमें बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को आप कैसे निकालते हो, P01 को आप कैसे निकालोगे, समीशन ऑफ I डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो आपका समीशन ऑफ I है ये आपके पास में कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इस चीज को हमने I बोला है। ठीक है, दैट इज P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। हर एक जो ये P1 है इसको P0 से डिवाइड करके उसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास में क्या, I। ठीक है, ये इसको हमने I से डिनोट किया और ये पूरा क्या बनेगा आपका समीशन ऑफ I बनेगा। उसको डिवाइड करना है n से और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो n आ गया आपका 6। अब जो आपका ये है I है, हर एक उसके लिए फाइंड आउट कर ले। 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 आप करोगे तो ये आ गया आपके पास में 125। ठीक है, देन 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये आ गई आपके पास में 120। 16 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो ये आ गया आपके पास में 133.3। देन 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पर आपको मिलेगा 140। 12 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 150 मिल जाएगा। एंड 17 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पर आपके पास में आ जाएगा 136। अब इन सारी वैल्यूज को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो ये आ गया आपके पास में आपका समीशन ऑफ I दैट इज 804.3। ठीक, ये हमें वैल्यू मिल गई, n हमें 6 पता है और इसको किससे करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो अब इन वैल्यूज को हम लोग कर देते हैं अपने उस फॉर्मूले में पुट
और जो अपना जो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं अपना इंडेक्स नंबर क्या होने वाला है। सो 804.3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, इस पूरे को सॉल्व किया, आंसर क्या आया है 134.05। और अगर इसी के पहले वाला मैं देखूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या आया था 132.8। ठीक है, तो एक जो है स्लाइड सा डिफरेंस हमारे पास में आया है। जो आपका सिंपल एवरेज से आपने निकाला था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो निकाला था वो आया था 132 और यहाँ पर आ रहा है आपका 134। तो एक जो है स्लाइड जो है डिफरेंस आ सकता है। ऑलराइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर है। बेसिकली आपको क्या है, आपको आपके फॉर्मूलेज पुट करने थे और इस वजह से जो है आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस इन ब्रीफ द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। हमें ब्रीफ में क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, हमें वो मेथड्स बताने हैं जिनके हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर को। ठीक है, वेटेड एंड अनवेटेड ये दो पढ़े हमने, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वेटेड इंडेक्स नंबर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, so weighted index numbers are the index numbers in which different items of the series are accorded different weightage depending upon their relative importance. There are two methods of constructing weighted index number. ठीक है, जो आपके weighted index number है वो ऐसे index number होते हैं जिसमें कि जो different item है उन्हें उनकी जो है importance के according various weights जो है वो assign किए जाते हैं। ठीक है, उनकी जो भी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पर। और दो काइंड ऑफ जो है हमारे वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं, कौन कौन सा। फर्स्ट वाला है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड वेटेड इंडेक्स नंबर इज सिंपली द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें बेसिकली क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम प्राइस रिलेटिव का। इन दिस मेथड वेटेड सम ऑफ द प्राइस रिलेटिव इज डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ वेट। व्हाट इज प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब जो कि अभी अभी हमने निकाला था P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज प्राइस रिलेटिव। इसको आपने I से नहीं तो R से पढ़ा होगा। ठीक है, समीशन ऑफ R भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप I से भी डिनोट कर सकते हो, इसको आप R से भी डिनोट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को हमने ऐसे भी पढ़ा है, समीशन ऑफ RW डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। तो बस ये R की जगह पर I है, बाकी जो है उसका मतलब वही है, दैट इज प्राइस रिलेटिव। तो ये जो है R इज व्हाट I। ठीक है, इसको हमने इस वे से एक्सप्रेस किया है। तो इसका जो है आपका जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है वो कुछ ये हमारा फॉर्मूला बनता है, दैट इज P01 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ IW, या फिर आप इसे समीशन ऑफ RW भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। W इज व्हाट, आपने जो है वेरियस वेट्स असाइन किए हैं। ठीक है, तो उन सारे वेट्स को हम कर लेंगे टोटल। अब वो वेट्स आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असाइन करते हो। ठीक, आई गेस क्लियर है। एंड R को कैसे फाइंड आउट करते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। ऑल राइट, अब जो आपके सारे R निकल जाते हैं उनको आप रिस्पेक्टिव W से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में RW निकलता है, सबका टोटल कर दो तो समीशन ऑफ RW मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ अपने वेटेड एवरेज का। उसके बाद में जो सेकेंड वाला है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। What is the second one? Weighted aggregative method। अब ये जो weighted aggregative method है ये क्या है, so under this method weights are assigned to various items and instead of finding the simple aggregate of price the weighted aggregate of the price are obtained। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम simple aggregate of price ना निकाल कर क्या निकालते हैं, weighted aggregate निकालते हैं prices का। ओके, जैसे कि हम लोगों ने जो है लास्ट वाले में देखा कि यहाँ पर हम रिलेटिव प्राइजेस के साथ में जो है वेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखा था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है ये वाला, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि हम सिंपल एग्रीगेट नहीं निकालते प्राइस का, बल्कि जो है हम वेटेड एग्रीगेट निकालते हैं प्राइजेस का। ठीक है, the different methods to compute weighted aggregative index numbers are। अब ये जो आपके weighted aggregative index number है इन्हें find out करने के लिए आपके पास में होते हैं different methods। अब ये कौन कौन से methods होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आता है कि आपका Laspeyres method। ठीक है, 3 methods होते हैं इसमें, हम लोगों ने पढ़े हैं। तो फर्स्ट वाला आता है Laspeyres method। इसमें जो एक मेन चीज हमें याद रखनी, वो क्या याद रखनी है कि आपकी जो है बेस ईयर की क्वांटिटी ली जाएगी
दोनों जगह पर, ठीक है। Q0 जो है वो लिया जाता है, ओके। जैसे कि आगे आप देखोगे कि पाशेज मेथड में क्या हो जाएगा, Q1 आ जाता है, राइट। तो उस वे में लास्ट पेयर्स मेथड में क्या है, दोनों साइड जो है हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, हम करेंट ईयर की क्वांटिटी नहीं लेते। सो दिस मेथड यूजेस द बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स, ठीक है। सो द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, दैट इज P01 is equals to summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 multiplied by 100, ठीक है। तो आप करेंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ में और सबका सम कर दोगे तो वो आपका समीशन ऑफ P1 Q0 आ जाएगा। देन P0 Q0 क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है आपने क्या निकाल दिया है, जो प्राइजेस है वो जो बेस ईयर के प्राइजेस और बेस ईयर की क्वांटिटीज है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो है आपने उसको कंटिन्यू मतलब कि पूरा सम अप करके और ये यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला मेथड आता है दैट इज पाशेज मेथड। इसमें जो कि हमने लास्ट वाले मेथड में Q0 लिया, वहीं पर आपको पाशेज मेथड में क्या लेना है, Q1 ऑल राइट। तो अब Q0 की जगह पर क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंट ईयर की क्वांटिटीज को कंसिडर करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटीज को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस मेथड यूजेस द करेंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें करेंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट्स माना जा रहा है और ये कुछ फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, दैट इज समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑल राइट। फिर जो लास्ट वाला मेथड आता है इसमें दैट इज फिशर्स मेथड। अब फिशर्स मेथड में क्या है, देखो पाशे के मेथड में हमने देखा कि यहाँ पर आप बेस ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हो। जो हमारा लास्ट पेयर्स मेथड था उसमें हमने देखा कि उसमें हम जो है करेंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फिशर ने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें कि करेंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम छोड़ेंगे, हम जो है बेस ईयर करेंट ईयर दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो फिर आया क्या, फिशर का जो मेथड है, दैट इज दिस मेथड कंबाइंस द टेक्निक्स ऑफ लास्ट पेयर्स मेथड्स एंड पाशेज मेथड्स एंड यूजेस बोथ बेस ईयर एज वेल एज द करेंट ईयर क्वांटिटीज दैट इज Q0 एंड Q1 एज वेट्स। द फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर इज, अब देखो ये आ गई क्या आपकी, ये आ गया आपका लास्ट पेयर का मेथड, ठीक, ये आ गया आपका पाशे का मेथड और मल्टीप्लाइड बाय 100 दोनों में किया तो एज इट इज हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। लेकिन अब कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, सिर्फ कंबाइन करने से क्या होगा, तो ये चीज आएगी आपके रूट में, ठीक है। 100 आपका रूट में नहीं है, क्या रूट में है, सिर्फ आपका जो वो जो हमारे एग्रीगेट्स है दैट इज समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 सॉरी P1 Q0 था ऊपर भी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q1 और फिर उसको जो है हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ऑल राइट। तो ये कुछ हमारे दो मेथड्स थे जो कि हमें एक्सप्लेन करने की बोला गया था। आई गेस की क्लियर हो गई हैं आप लोगों को अच्छे से। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं इसी के साथ में। अब क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फॉर द ईयर 2016 from the following data by first last pairs method, second one is Pache's method and third one is Fisher's method। अब हमें तीनों ही मेथड से जो है अपना जो इंडेक्स नंबर है ये करना है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है हमारे पास में, देखो कमोडिटी गिवन है 2008 का जो है हमारे पास में पूरा 2008 की इंफॉर्मेशन है और 2016 की इंफॉर्मेशन है। तो 2008 हमारा क्या बन जाएगा, 2008 हमारा बेस ईयर बनेगा, ऑलराइट, सिंपल सी चीज है। जो ईयर पुराना वाला जो है ओके वो क्या हो जाएगा, वो आपका बेस ईयर हो जाएगा और 2016 जो है वो बन जाएगा आपका करेंट ईयर, ठीक। ये दो चीजें समझ में आ गई। तो दैट मीन्स ये जो बेस ईयर का प्राइस है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका P0। ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी Q0, ऑलराइट। ये वाला प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला प्राइस है हमारा P1 और ये क्वांटिटी है हमारी Q1, ऑलराइट। तो ये हो गया P0 Q0 P1 Q1, ये चीजें हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें P0 Q0 का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर P1 Q0 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको लास्ट पेयर्स मेथड फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। फिर अगर हम पाशेज मेथड की बात करें तो आपको क्या चाहिए, P0 Q1
ऑलराइट, एंड P1 Q1, ठीक। फिर उसके बाद में आता है फिशर्स मेथड। तो फिशर्स मेथड के लिए जब हमने लास्ट पेयर और पाशे के लिए जो है कैलकुलेशन कर ली, तो फिशर्स मेथड की कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी, ठीक। तो चलो अब जो है अपनी प्रॉपर एक एक कैलकुलेशन करते हैं और फिर जो हमारा आंसर है वहां पर चलेंगे। तो ये चीज हमने लिखी, ये हुआ आपका P0, ये हुआ आपका Q0, दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर Q1। अब सबसे पहले हमने क्या निकाला है, P0 Q0, दैट मीन्स इन दोनों का हमने किया है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन एकदम इजी चीज है स्टूडेंट्स, 10 into 30 विल गिव यू 300, 9 into 10 क्या आ गया आपके पास में 90, 8 into 15 आ गई आपके पास में 120 एंड 6 into 20 आ गई आपके पास में 120। तो P0 Q0 का हो गया आपका, पूरे जो चारों वैल्यूज थी वो फाइंड आउट। इन चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको मिला है कितना 630। उसके बाद में P0 Q1 निकालना है, ठीक है, दैट इज ये P0 और ये Q1, ओके। तो P0 इंटू Q1 कर दो, 10 into 35 ये आ गई आपके पास में 350, फिर 9 into 15 आ गया आपके पास में 135, ये 8 into 20 कितना आ गया है 160 एंड 6 into 25 कितना आ गया है 150। तो P0 Q1 जो है वो भी हो गई हमारी कंस्ट्रक्ट, ठीक। फिर आया हमारे पास में P1 Q0, दिस इज P1 एंड दिस इज Q0। सो 30 into 12 कितना हो गया, ये हो गया आपका 360, 10 into 11 आ गया आपका 110, 15 into 10 कितना आ गया, ये आ गई आपके पास में 150 एंड 20 into 7 हो गया आपके पास में 140, ठीक है। तो ये आ गई आपकी P1 Q0। उसके बाद में आपको चाहिए P1 Q1, सो दिस इज व्हाट P1 और दिस इज Q1, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप। 12 into 35 that will give you 420, 11 into 15 आ गया आपका 165, 10 into 20 कितना आ गया, ये आ गया आपका 200 एंड 7 into 25 आ गया आपका 175। ऑलराइट, ये चारों कैलकुलेशन हो गई है हमारी जो हमें रिक्वायर्ड थी। सबका समीशन कर दो, इसका समीशन करने पर आपको 630 मिला, इसका समीशन करने पर आपको मिला 795, इनका समीशन करा तो आपको मिला 760 और इनका समीशन करने पर आपको कितना मिल गया 960, ठीक है। तो ये हमारी चार कैलकुलेशन, जो चार फिगर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ये चारों ये हमने कर लिया फाइंड आउट। अब हमें तीनों मेथड से अपना जो इंडेक्स नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। तो चलो जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो निकालते हैं। दैट इज सबसे पहले आता है कि आपके पास में लास्ट पेयर्स मेथड, P01 is equals to summation of P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपने जब समीशन ऑफ P1 Q0 लिखा तो ये आ गया 760, ये आ गया 630 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो 0 और 0 तो हो गए कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है कि अब हम इसे कैसे डिवाइड करें। तो देखो ये नंबर जो है इवन नंबर नहीं है दोनों, तो 2 4 इनसे तो कैंसिल आउट होंगे नहीं। ये वाला नंबर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो सकता, 3 का डिविजिबल है ये, लेकिन क्या आपका ये 76 3 का डिविजिबल है, ये चीज हमें चेक करनी है। तो जो आपका 7 प्लस अगर 6 में करूं तो ये आता है कितना हमारा 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। सो दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्हें प्रॉपरली डिवाइड ही करना होगा। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 120.63, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लास्ट पेयर्स मेथड 120.63, ठीक है। आई गेस क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले मेथड पर आए, दैट इज अब आता है आपके पास में पाशेज मेथड। अब पाशेज मेथड क्या बोल रहा है, P01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो समीशन ऑफ P1 Q1 कितना हो जाएगा, ये है आपके पास में 960, समीशन ऑफ P0 Q1 आ जाएगा आपके पास में 795 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपरली पूरा डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ये चीज आप लोग कर लोगे। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास में आंसर कितना आ गया 120.75। हमने देखा कि लास्ट पेयर्स मेथड से जो है 120.63 आया, इससे आया है आपका 120.75, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब आता है आपके पास में फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ले लेना है आप लोगों को। तो जब आप इसको अंडर रूट में ले रहे हो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ये कुछ आंसर आया 1.20
1.206 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को डिवाइड करने पर 1.607 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आंसर आया 1.455, ठीक है। अब आपको 1.455 का निकालना है रूट, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूं, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग क्या करोगे, आपके जो संदीप गर्ग के मैंने अनसॉल्व प्रैक्टिकल सॉल्व करवाए उनको सॉल्व करोगे। उसके बाद में जो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशंस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे। उनमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि रूट कैसे निकालते हैं, और जिसे नहीं आता है उसके लिए ये पनिशमेंट ही है, इसीलिए मैं अभी आपको वापस नहीं बता रही हूँ कि रूट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज अगर मैं अभी बता दूंगी तो आप प्रीवियस जो आपकी चीजें हैं वो आप कंप्लीट नहीं करोगे। इसलिए अब आपको जो है नहीं पता है अगर, तो आपको प्रीवियस वीडियोस पे जाना है और फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट अंडर रूट 1.455, ठीक है। तो इसको जब आपने इसका रूट निकाला तो आपके पास में आया 1.2065, और इसको करो मल्टीप्लाई 100 से, तो आंसर कितना आया है 120.65। अब देखो जो तीनों ही मेथड्स हमारे इंडेक्स नंबर निकले, एक से आया 120.63, एक से आया 120.65, एक से आया 120.73, राइट, ऐसे ही कुछ था। तीनों ही नंबर्स आपके 120 के पास में, सिर्फ जो है पॉइंट का डिफरेंस आया। सो दैट मीन्स हमें ये समझ में आया कि सबसे जो है आपको नियरेस्ट जो है नंबर्स मिलते हैं, नियरेस्ट एक दूसरे के इंडेक्स नंबर्स मिलते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। फिर आगे चले हम लोग, तो अब जो है इसी के साथ में हम लोग जो है अपना ये जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इंडेक्स नंबर ये करते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो एक मोटिव था इस पर्टिकुलर वीडियो का वो ये था कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों का जो है एक बार अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो जाए, बिकॉज इस क्वेश्चंस में हर एक टॉपिक से जो है आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से ये जो हमारा चैप्टर है ये क्लियर हो गया है और आपके एंड से भी जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसे उसके बहुत सारा सपोर्ट किया। सेम वे में हमारा एक और चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है बनाया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन एक वाइड जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच पाए। और जैसे जो है मैग्नेट ब्रेन्स ग्रो किया है वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी ग्रो करे। ऑल्सो इसके अलावा यू नो कि आपको और क्या करना है, जो मैग्नेट ब्रेन्स है हमारा यूट्यूब चैनल उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि आई गेस आप लोग अभी तक कर चुके हो, और अगर नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो हमारे वीडियोज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं मिलते, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब ये वेबसाइट कौन सी है, सो दैट इज www.magnetbrains.com, और मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप आप लोगों को इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो आप जो आपके वीडियोस वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। थैंक यू।